हेलो सर और मैडम, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रहा है? हाँ, पूछ रहा है सर। ओके। तो आज हम लोग थोड़े डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे कि फॉरेक्स पार्टिसिपेंट्स कौन है, और बाकी इस रिलेटेड ए बुक और बी बुक के बारे में बहुत सारे जो सर और मैडम पूछ रहे थे कि ए बुक क्या होता है और बी बुक क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा आज करेंगे। तो पहले हम लोग ये जान के ले लेंगे कि फॉरेक्स पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है करके। लोग अक्सर बोलते हैं कि फॉरेक्स पार्टिसिपेंट्स में एक्सचेंजर भी रहते हैं करके, या एक्सचेंज कोई रहता है। एक्सचेंज रिलेटेड कोई ट्रेडिंग होती ही नहीं है फॉरेक्स में। अगर एक्सचेंज से अगर ट्रेडिंग होते तो फिर सिर्फ 8 घंटे का ट्रेडिंग होता, या फिर 9 घंटे का ट्रेडिंग, या फिर 10 घंटे का ट्रेडिंग। और एक्सचेंज रिलेटेड अगर ट्रेडिंग होती तो फिर आपको हर दिन एक एक्सचेंज में बाय करना रहता, और अगर रह जाता, आपका ऑर्डर रह जाता, तो रोल ओवर करना पड़ता या दूसरे एक्सचेंज में आपको बेचना पड़ता। यानी कि आप बीएससी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खरीदो और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भेजो, ऐसे आपको दिक्कत आ जाता और लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम आ जाता। लिक्विडिटी बहुत जरूरी है जब फॉरेक्स का सवाल आता है। तो लिक्विडिटी ज्यादा क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये जो एक्सचेंज से नहीं होते, ये इंडिविजुअल बेसिस पे होती है। जैसे कि एक इंसान सोचता है कि मैं बाय करूं और दूसरा इंसान सोचता है कि सेल करूं, कोई तो एक मीडिएटर चाहिए। वो मीडिएटर हो सकता है ब्रोकर, या वो मीडिएटर हो सकता है बैंक, या फिर वो मीडिएटर हो सकता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर, या फिर हो सकता है हेजर्स, या फिर आर्बिट्रेजर्स हो सकते हैं। तो इतने सारे मीडिएटर्स हैं, लेकिन एक्सचेंज कोई मीडिएटर नहीं है यहाँ पे। एक्सचेंज कभी भी यहाँ पे, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो जाता है, बायर को मिलाने के लिए सेलर, ओके, बायर से सेलर को मिलाता है, और सेलर को बायर से मिलाता है कौन? एक्सचेंज। जो नेशनल एक्सचेंज का काम क्या होता है? ब्रोकर, ओके, ब्रोकर ने क्लाइंटों के ऑर्डर दे दिए, ब्रोकर ने क्लाइंटों के ऑर्डर दे दिए एक्सचेंज में, लेकिन एक्सचेंज क्या कराता है? एक्सचेंज ये देखता है कि कितने सारे लोग बाइंग करने के लिए बैठे हैं और कितने सारे लोग सेलिंग करने के लिए बैठे हैं, और मोस्ट ऑप्टिमल, जो कि सबसे करीब जो बायर हैं और सबसे करीब जो सेलर हैं, उनको मिलाने की कोशिश करते हैं एक्सचेंज। लेकिन यहाँ पे फॉरेक्स बाजार में एक्सचेंज ही नहीं है। एक्सचेंज अगर होता तो फिर मैंने जैसे कहा था कि सिर्फ 8 घंटे का या 9 घंटे का ट्रेडिंग होती। तो यहाँ पे होती है 24 घंटे की, इसीलिए एक्सचेंज कोई नहीं होती। अगर किसी ने आपको ये इंफॉर्मेशन दी कि एक्सचेंज है करके, तो फिर वो गलत है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, इंडिविजुअल ट्रेडर्स हो सकते हैं, सेंट्रल बैंक्स हो सकते हैं, इसमें लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, हेजर्स हो सकते हैं, आर्बिट्रेजर्स हो सकते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट और हेजर्स हैं, हेजिंग फंड होल्डर्स हैं, फर्म्स एंड कॉरपोरेशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, और रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं। तो इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी आपको एक्सचेंज नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है ना। यहाँ पे एक्सचेंज बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है, आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो पार्टिसिपेंट हैं यही लोग मिलेंगे, और इन्हीं के अंदर जो है आपस में जो भी एक्सचेंज होती है उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। ओके, इसी इन्हीं के लोगों के जो है एक्सचेंजेस होती है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि एक्सचेंज जब आप करते हो तो कोई ना कोई तो एक मीडिएटर रहना चाहिए, है ना। एक्सचेंज जब आप करते हो तो कोई ना कोई एक मीडिएटर चाहिए, और वो मीडिएटर कोई जेन्यून कोई चीज रहना चाहिए। तो जेन्यून, कोई भी जेन्यून ब्रोकर हो सकता है, या जेन्यून सेंट्रल बैंक हो सकता है, या लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो सकता है, लेकिन एक फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउस जेन्यून का कैसे कहा जा सकता है? तो जेन्यूनिटी साबित कराने के लिए कुछ ट्रांजैक्शंस के, जो उनके ऑपरेशंस के ऊपर आपको देखना पड़ेगा, उनके ऑपरेशंस के ऊपर गौर करना पड़ेगा। तो वैसे देखा जाए तो 4 तरीके के ऑपरेशंस हैं, ब्रॉडली 4 तरीके के ऑपरेशन। एक होती है ई बुक प्रैक्टिस, या ई बुक मॉडल करके बोलते हैं हम लोग। दूसरा बी बुक मॉडल बोलते हैं।
तीसरा डीलिंग डेस्क करके बोलते हैं, और चौथा हाइब्रिड मॉडल। तो ये थोड़े जो मॉडल हैं हम लोग जानते ही हैं जो कि अच्छा नहीं है, थोड़े मॉडल जो है अच्छा है। लेकिन जो भी ब्रोकर चलाता है उनके हिसाब से वो लोग बोलते हैं कि वो अच्छा ही है। और हम लोग ये तय करना होगा कि ये बुक प्रैक्टिस अच्छी है या बी बुक प्रैक्टिस अच्छी है, या डीलिंग डेस्क अच्छी है, या फिर हाइब्रिड मॉडल अच्छी है। देखो, अपने आप में कोई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो होगा ही होगा। तो ब्रोकर को क्या फायदा मिलता है या नुकसान हो जाता है, या क्लाइंटों को क्या फायदा होता है नुकसान होता है, ये आपको साबित करके दिखाएंगे ये मॉडल्स। ओके, तो ये मॉडल्स देखने के लिए हम लोग एक एक्सेल शीट का मदद ले लेंगे। देखो, यहाँ पे ब्रॉडली मैंने जो है डीलिंग डेस्क के बारे में बताया नहीं है ज्यादा। मैंने बताया है ई बुक ब्रोकर्स और बी बुक ब्रोकर्स। ओके, मैंने हाइब्रिड मॉडल यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया। हाइब्रिड मॉडल ज्यादातर लोग जो है कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्यादा ब्रोकर्स जो इस्तेमाल करते हैं सिर्फ ई बुक और बी बुक। और इनमें से ज्यादा देखा जाए तो बी बुक मॉडल ज्यादा प्रिफर करते हैं। बी बुक मॉडल में क्या फायदा है ब्रोकर लोगों को, या ब्रोकर उनसे क्या फायदा कमाता है, वो सारा जानकारी हम लोग अभी दे दें। चलिए देखते हैं ये बुक ब्रोकर और बी बुक ब्रोकर में अंतर क्या है और फायदे किस में ज्यादा है हम लोग को मिलेगा। ओके, वैसे जो मैंने कहा था पहले ही, ब्रोकर जो चलाता है बी बुक या ये बुक उनको लगता होगा कि हमारा ही मॉडल अच्छा है, लेकिन हम लोगों ने तय करके लेनी होगी कि कौन सा मॉडल हमारे लिए सूटेबल है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ए बुक ब्रोकर और बी बुक ब्रोकर क्या करता है। ई बुक ब्रोकर को हम लोग जो बोलते हैं नॉन डीलिंग डेस्क, यानी कि कोई भी जो ऑर्डर है अपने आप में लेता नहीं है। मान के चलिए कोई बायर बाय करना चाहता है, तो ये ऑर्डर उठा के सीधा लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास भेजता है, या फिर सेंट्रल बैंक के पास, या फिर हेजर्स के पास, या फिर आर्बिट्रेगर्स के पास भेजते हैं। और ज्यादातर इन तीनों को जो हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ओके, तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर में हो सकता है, कौन हो सकता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स? हो सकते हैं बैंकर्स जो कि सेंट्रल बैंक हो सकते हैं, जैसे सिटी बैंक या फिर एचएसबीसी बैंक। ओके, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सारे के सारे जो बोलते हैं सेंट्रल बैंक है, ये सेंट्रल बैंक भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हो सकते हैं। कईयों को हम लोगों ने देखा कि हेजर्स जो बोलते हैं ना, हेजर्स भी एक बैंकर ही है। हेजर्स भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स बन के बैठता है। या फिर आर्बिट्रेगर्स जो बोलते हैं ना हम लोग, जो आर्बिट्राज करते हैं, वो भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के बैठते हैं। तो ये बुक प्रैक्टिस होता क्या है कि आपका जो भी ऑर्डर है वो सीधा अपने आप में नहीं रखते हुए वो पास कर देता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास। तो वो सबसे एक एडवांटेज है जहाँ पे लोगों की जो इंटरेस्ट है ना, ट्रेडिंग करने का जो इंटरेस्ट वो बरकरार रहता है। वो क्यों? ब्रोकर का कोई इंटेंशन नहीं है कि आपका पैसा लेके जाएं और अपने जो है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बढ़ाएं। उनका इंटरेस्ट क्या है? ब्रोकर का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ, देखो मैं अभी दिखाता हूँ मार्क करके, ब्रोकर का इंटरेस्ट सिर्फ कमीशन कमाना है। जो भी ट्रांजैक्शंस होती है, स्प्रेड के चलते भी ट्रांजैक्शन, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो स्प्रेड में चार्ज ज्यादा लगाता है। स्प्रेड का मतलब बिड और आस्क प्राइस में अंतर जो है वो बढ़ाता है, क्योंकि दूसरा कोई कमाई ही नहीं है उनके पास। उनके पास सिर्फ एक ही कमाई होती है, वो है स्प्रेड की। वो स्प्रेड ज्यादा बढ़ा के लेते हैं ताकि वो कमा सकते हैं, स्प्रेड के माध्यम से ही कमा सकते हैं, ना कि लोगों के इन्वेस्टेड अमाउंट से। लोगों के इन्वेस्टेड अमाउंट हो सकता है 2000 करोड़ भी हो सकता है, 3000 करोड़ भी हो सकते हैं, या फिर मान के चलिए एक बंदे ने $10,000 डाल दी। अगर ए बुक प्रैक्टिस कर रहा है तो रियली ट्रांजैक्शन के माध्यम से वो लोग पैसे कमाएंगे, ना कि वो 10,000 उठा के लेके जाएंगे। तो ब्रोकर्स मेक्स मनी थ्रू कमीशन, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होती है बाय सेल बाय सेल बाय सेल की, वो स्प्रेड में वो कमीशन लेता है। तो उसी वजह से एक बहुत बेहतरीन रिलेशनशिप रहता है क्लाइंट और ब्रोकर के साथ, क्योंकि वो क्लाइंट भागेगा भी नहीं और क्लाइंट को डर भी नहीं रहता है, क्योंकि उनका जो पैसा है सेफ रहता है। लेकिन बी बुक प्रैक्टिस में ये क्या है? बी बुक प्रैक्टिस का मतलब वो मार्केट मेकर है। वो मार्केट मेकर क्यों कहा जाता है?
क्योंकि वही लोग जो ऑर्डर जो हम लोग बेचते हैं, मान के चलिए मिस्टर एक्स ने बाय किया है, तो ये बी बुक ब्रोकर क्या करेंगे? बी बुक ब्रोकर सेल करेंगे, किसने भी बाय किया हो तो उसके अगेंस्ट में ये सेल करेंगे। ऑपोजिट ट्रांजैक्शन करके वो साबित करके दिखाते हैं कि पार्टियों का ट्रांजैक्शन हुआ है करके। तो बी बुक प्रैक्टिस में होता क्या है? ब्रोकर चूजेस टू ट्रेड अगेंस्ट द क्लाइंट्स, मतलब क्लाइंट ने बाय किया हो तो वो ब्रोकर क्या करेगा? सेल करेंगे। और क्लाइंट ने सेल किया हो तो ब्रोकर बाय कर देंगे, क्योंकि अपने आप वो रिस्क झेल लेता है, ब्रोकर अपने आप रिस्क झेल लेता है। यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रहता है जो ट्रेडर का, ट्रेडर को पता चला या क्लाइंट को पता चला कि ये प्रैक्टिस जो कर रहा है वो बी बुक प्रैक्टिस कर रहा है, तो ट्रेडर को डर सा पैदा हो जाता है, क्योंकि अगर ब्रोकर भाग गया तो एक सवाल उठता है मन में, कोई डर रहता है भाग गया तो, क्योंकि ये ब्रोकर के पास अगर क्लाइंट बेस कम है तो वो भाग सकता है, क्लाइंट बेस ज्यादा है तो हो सकता है टिके रहे 10 साल 20 साल, लेकिन क्लाइंट बेस कम है तो वो भाग सकता है, क्योंकि उनको भी पता है कि 90% लोग जो है हार रहे हैं। अगर जीतने वाले जो 10% है वो सबसे ज्यादा कमा रहा है तो ब्रोकर वो भाग ही जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे जो ब्रोकर है आपके अगेंस्ट ट्रेड करता है, यहाँ पे दिक्कत होती है, क्लाइंटों को दिक्कत होती है कि कहीं भाग ना जाए करके। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए बी बुक और ए बुक में और अंतर है। ए बुक दे हैव लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, जैसे कि मैंने कहा था लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं यहाँ पे, लेकिन दिस पीपल बी बुक दे डोंट हैव लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। इनके पास लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वही लोग रिस्क ले रहे हैं ना। ये बुक प्रैक्टिस और एक चीज करता है, दे सेट विद इन द लिक्विडिटी पूल और पासिस टू अदर एलपी प्रोवाइडर्स। मान के चलिए एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर का जो लिक्विडिटी देने का जो सीमा है वो खत्म हो गया, यानी कि लिवरेज देने की जो सीमाएं हैं वो खत्म हो गए। वो लोग क्या करते हैं, अगर लिक्विडिटी पूल ज्यादा हो गया, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के जो पूल ज्यादा हो गया, प्रोवाइडिंग जो करने का जो क्षमता वो ज्यादा हो गया, उनका सीमा पहुंच गया, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, दूसरे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास रिस्क पास करते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे रिस्क, कितना भी सारे ट्रांजेक्शन होने दो, कितने भी सारे डिपॉजिट्स होने दो, सारे के सारे जो रिस्क हैं, रिस्क इज बॉर्न विद द ब्रोकर। ब्रोकर खुद रिस्क ले लेता है, ब्रोकर रिस्क रिस्क ले लेता है, लेकिन आखिर में रिस्क किसका है? क्लाइंटों का ही रिस्क है। अगर ब्रोकर हार गया, इसका मतलब ब्रोकर भाग गया। यहाँ पे क्लाइंट, इसीलिए तो क्लाइंट जीत जाए ना, क्लाइंट क्लाइंट जीत जाता है तभी वो ब्रोकर भाग जाता है अपने पैसे दे करके। सॉरी। यहाँ पे एक और सबसे बड़ी बात है ए बुक प्रैक्टिस में, जो ट्रांजैक्शन जो होती है स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग होती है, यानी कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी बाय कर रहे हैं, जो भी सेल कर रहे हैं, सीधा जा करके एलपी प्रोवाइडर के पास ये हिट हो जाता है। मान के चलिए मिस्टर वाई ने बाय कराने की कोशिश की, तो सीधा ब्रोकर क्या करता है, उठा के जो बाय का जो ट्रांजैक्शन है वो उठा के सीधा लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास भेज देता है। यहाँ पे एथिकल प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन यहाँ पे खुद ब्रोकर फिल करता है ट्रेड। ब्रोकर बी बुक में क्या हो जाता है, ब्रोकर ही खुद लेता है ना, तो ब्रोकर ही फिल्स द ट्रेड करके बोलते हैं। यहाँ पे खुद ब्रोकर ले लेता है ऑर्डर, बाय किया है तो वो सेल करके फिल कर देता है, सेल किया हो तो बाय करके वो फिल करा देता है। यहाँ पे भी दिक्कत होती है, यहाँ पे कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं बी बुक ब्रोकर्स। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन फास्ट होती है, यहाँ पे फिल होती है ट्रांजैक्शन फास्ट, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी देखने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। और ये एक्चुअल मार्केट में जो करता ही नहीं है ट्रेडिंग, बिल्कुल एक्चुअल मार्केट में करता नहीं, इसलिए जल्दी ये फिल हो जाता है। किसी ने बाय किया तो सेल करता है, किसी ने सेल किया तो बाय करता है, तो ये बड़ी दिक्कत है। देखो ये बुक में और एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि आपको भी पसंद आ जाएगा। प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय क्लाइंट्स विल नेवर हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ओवर द ब्रोकिंग। यहाँ पे एक ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है यहाँ पे, अगर किसी ने भी, या सारे के सारे क्लाइंट्स ने, मैं बोल रहा हूँ सारे के सारे क्लाइंट्स ने अगर प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाए, क्योंकि ये तो $7.5 ट्रिलियन की बाजार है,
वहां पे कोई भी आकर के पैसे कमा सकते हैं और गवा भी सकते हैं। ज्यादातर पैसे गवा रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने, किसी ग्रुप ने पैसे कमाए हो, ए बुक में बहुत सारे क्लाइंटों ने पैसे कमाए, मान के चले 100 के 100% लोगों ने पैसे कमाए, तो ये बी बुक सॉरी ए बुक जो प्रैक्टिस करते हैं, जो ब्रोकिंग हाउस, वो कभी डरते नहीं है, वो कभी भागते भी नहीं है, और कभी नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होगा। अरे मेरा कंपनी डूब गया तो करके, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके लिए ट्रांजैक्शन, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन से वो लोग मतलब रखते हैं। जितना सारा ट्रांजैक्शन उतने सारे कमीशन के पीछे वो भागते हैं। प्रॉफिट चाहे क्लाइंट कितना भी कमा ले, कोई भी दिक्कत नहीं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट है, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय क्लाइंट्स विल नेवर हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट उनके कंपनी के ऊपर नहीं आएगा, कोई आंच ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर प्रॉफिट कमाए क्लाइंट ने, प्रॉफिट्स अर्न बाय क्लाइंट्स विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। जो भी प्रॉफिट्स कमा रहा है उनको दिक्कत होती है, क्योंकि वो उनको सेटलमेंट कराना रहता है। सेटलमेंट अगर करता नहीं है तो फिर वो भाग लेता है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है बी बुक प्रैक्टिस। ब्रोकर इज ट्रांसपेरेंट एंटरिंग इनटू एन एक्चुअल मार्केट। ओके, यहाँ पे ब्रोकर बहुत ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि उनको कुछ भी लेना देना नहीं, उनके कैपिटल, क्लाइंटों के कैपिटल से कुछ लेना देना नहीं है। क्लाइंटों की इनिशियल या टॉप अप कैपिटल के ऊपर कुछ भी प्रेशर नहीं है, और कभी भी कोई बोनस या ऐसे कुछ ऑफर्स भी करते नहीं है जहां पे लोगों को खींचने की काम रहता है, वैसे कुछ भी नहीं है। ब्रोकर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ओके, एंड इट इज वाई ट्रांसपेरेंट, बिकॉज दे आर एंटरिंग इनटू एक्चुअल मार्केट। कोई भी ट्रांजैक्शन जो क्लाइंट करता है वो सीधे की सीधे एक्चुअल मार्केट में चला जाता है, जो कि $7.5 ट्रिलियन की जो बाजार है उसमें चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ब्रोकर इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट ही नहीं, दिखता ही नहीं है, वो तो छुपे हुए रुस्तम है, वो कहीं पे भी बैठ के वो दिखता नहीं है क्या कर रहा है करके। और सबसे बड़ी बात, वो लोग जो मार्केट दिखाते हैं वो आर्टिफिशियल 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 बोला तो वर्चुअल मार्केट है, वो वर्चुअल मार्केट है। तो इसीलिए हम लोग कभी भी सर और मैडम, मैं बोल रहा हूँ कि ई बुक प्रैक्टिस जो भी कर रहा है उनके पास आप ट्रांजैक्शन कीजिए, बी बुक में कभी भी मत कीजिए। ओके, तो मेरा एक तजुर्बा है, और एक मॉडल है हाइब्रिड मॉडल करके, उनके बारे में अगले सेशन में मैं कवर कर सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ई बुक और बी बुक ही काफी है। कोई सवाल है तो आप कवर मतलब पूछ सकते हैं, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। कोई सवाल है सर और मैडम? हाँ सर। हाँ सर। बोलिए सर। ए बुक ब्रोकर है या बी बुक ब्रोकर है, वो कैसे पहचानेंगे किसी एक ब्रोकर को? वो वेरी ए गुड बुक। सर, बहुत अच्छा एक सवाल किया आपने। देखो, ई बुक है करके समझ में आने के लिए दो तीन ये हैं, रूल्स हैं और क्राइटेरियाज हैं, जहाँ से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये बुक प्रैक्टिस कर रहे हैं या बी बुक प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनमें सबसे बड़ी बात ये है कि ए बुक जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका स्वैप चार्जेस लगता है। हालांकि स्वैप चार्जेस जो हैं सभी ब्रोकिंग हाउस ने लेनी चाहिए। स्वैप चार्जेस अगर रखा हो तो वो एक ए बुक प्रैक्टिस किया करने वाले जो ब्रोकिंग हाउस है, वो तो एक पहला डिफरेंस। और स्वैप चार्जेस होता क्या है? स्वैप चार्जेस ये होता है कि एक तरफ से एक डिमांडिंग करेंसी रहता है और दूसरी तरफ से एक सप्लाई करेंसी रहती है। अगर डिमांड करेंसी आपके पास बाय करके हैं तो उसके लिए स्वैप चार्जेस देना पड़ता है, और सप्लाई करेंसी आपके पास अगर रहता है उसके लिए आपको स्वैप चार्जेस मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है होता है स्वैप चार्जेस में, स्वैप चार्जेस जो भरना रहता है, इंटरेस्ट जो भरना रहता है, मान के चलिए $1 आपको भरना है, लेकिन जो स्वैप चार्जेस आपको जो मिल रहा है वो आधा ही मिलेगा। तो बाइंग साइड पे अगर आपने स्वैप चार्जेस $1 दिया हो, तो आप सोचेंगे कि सेलिंग साइड पे मुझे $1 मिलना चाहिए, वो आधा ही मिलेगा। स्वैप चार्जेस ये 100% भरना ही भरना है। कोई भी ब्रोकिंग हाउस अगर स्वैप चार्जेस लेता हो तो वो ए बुक प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि असल में आपके पास डिमांडिंग वाला करेंसी अगर रहता है तो बैंकों के पास तो नहीं है, आपके पास है, तो आपने तो इंटरेस्ट भरनी ही चाहिए। अगर किसी ब्रोकिंग हाउस ने इंटरेस्ट फ्री स्वैप फ्री करके अकाउंट खोल के रखा हो,
तो यकीनन आपके जो पैसे हैं वो उन्होंने रखा है, वो ट्रांजैक्शन शो करता ही नहीं है, वो तो बी बुक प्रैक्टिस कर रहा है, इसी वजह से ट्रांजैक्शन को दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो सेंट्रल बैंकों को दिखाने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखाने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे आपको साबित कर सकते हैं वो बी बुक और ए बुक है करके। ओके, एक डिफरेंस हो गया। दूसरा, ये बुक प्रैक्टिस जो भी करता है उनका स्प्रेड चार्जेस बहुत बड़ा रहता है, स्प्रेड बहुत रहता है, तो लोग अक्सर पूछते हैं कि अरे स्प्रेड इतना ज्यादा है, ये क्यों ज्यादा है करके। और ये बी बुक वाले, उनको स्प्रेड से कोई मतलब ही नहीं है, वो जीरो जीरो स्प्रेड लगाते हैं, बहुत सारे जो है जीरो स्प्रेड लगाते हैं, या फिर बहुत ही कम स्प्रेड लगाते हैं, और लोगों को खींचता है ट्रेडिंग करने के लिए। वो ट्रेडिंग करने के लिए खींचता नहीं है, वो अपने डिपॉजिट के ऊपर फोकस रहता है, डिपॉजिट ले लिया, आप चाहे ट्रेडिंग करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडिंग ना किया तो भी चलेगा। लेकिन ये बुक वाले क्या करते हैं, उनको उनको क्या चाहिए, उनको ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस चाहिए, इसी वजह से ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए वो लोग बहुत सारे ऑफर्स दे देंगे ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए। लेकिन इनका स्प्रेड ज्यादा भी रहता है, ए बुक का स्प्रेड क्यों ज्यादा रहता है, क्योंकि जितना सारा ट्रांजैक्शन करेंगे उतना सारा मुनाफा कमीशन के तौर पर वो कमाएंगे, कैपिटल के तौर पर नहीं। और तीसरा, अगर अगर कोई ए बुक चलाता हो तो डिपॉजिट के ऊपर कभी भी ऑफर नहीं देता है। कभी भी आप देख लीजिए, ए बुक प्रैक्टिस करने वाले डिपॉजिट के ऊपर, मान के चलिए मिस्टर सुरेश ने रमेश का इन्वेस्टमेंट लेकर के आया, तो सुरेश को कुछ भी नहीं मिलेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो किया था किसी ने भी और करवाया था किसी ने भी, तो भी उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। डिपॉजिट के ऊपर, जो इनिशियल डिपॉजिट के ऊपर कभी भी कमीशन नहीं देता है ए बुक। लेकिन बी बुक वाले क्या बोलते हैं, लाइए डिपॉजिट, आपको हम 3% दे देंगे, 5% दे देंगे, यहाँ तक कि 10% भी दे देते हैं, और मैनेजर वालों को 25% भी दे देते हैं। यानी कि 75% कंपनी ने रखा है और 25% जो है अकाउंट्स मैनेजर ने रखा है। इस तरीके से जो बी बुक वाले काम करते हैं, जहां पे भी देखो आपको अगर डिपॉजिट के ऊपर कुछ कमीशन दे रहे हो, तो 100% यकीन के साथ वो बी बुक प्रैक्टिस कर रहे हैं। चौथा, अगर ट्रांजैक्शंस के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर अगर कोई ऑफर रखा हो, पैसे के ऑफर नहीं, कोई गिफ्ट के ऑफर हो, या कोई जो तोहफा हम लोग बोलते हैं, जैसे कि एप्पल का हो गया या आईफोन हो गया, या फिर कोई कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ऐसे कोई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के ऊपर मान के चलिए 200 स्टैंडर्ड लॉट के ट्रांजैक्शन हो गए, तो आपको इतने सारी, तो पीरियड भी बताते नहीं है, पीरियड चाहे 3 3 महीना हो या 4 महीना हो, कितने भी सारे पीरियड में आपने अगर 200 स्टैंडर्ड लॉट उठाया हो, तो ट्रांजैक्शन होती है ना, वॉल्यूम जनरेट होती है, ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई ऑफर दिया है, तो फिर वो ए बुक प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, ए बुक प्रैक्टिस क्यों, ज्यादा ट्रांजैक्शन है तो ज्यादा कमीशन जनरेट करेंगे ए बुक वाले, क्योंकि उनका तो फोकस सिर्फ ट्रांजैक्शन के ऊपर है। और बी बुक वाले क्या बोलते हैं, आप ट्रांजैक्शन करो या ना करो, सिर्फ डिपॉजिट के ऊपर उनका फोकस है। सबसे बड़ी बात और है, जो ए बुक प्रैक्टिस करते हैं कभी भी लोगों को या उनके अकाउंट्स मैनेजर को या फिर उनके जो सेल्स टीम को मोटिवेट नहीं करता है कि कलेक्शन लाओ, कलेक्शन लाओ, कलेक्शन लाओ। जो क्लाइंट है उनको रिटेंशन चाहिए, सिर्फ रिटेंशन और ट्रेडिंग करना चाहिए, बस रिटेंशन और ट्रेडिंग करनी चाहिए। और बाकी बी बुक वाले क्या है, रिटेंशन नहीं चाहिए और ट्रेडिंग भी नहीं चाहिए, फंड आ गया, पार्टी ने ट्रेड किया तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनके पास फंड पड़ा हुआ है, क्लाइंटों के जो फंड है उनके पास पड़े हैं, और जो वर्चुअल अकाउंट जो दिखा रहे हैं वो तो फेक अकाउंट है। तो ये होती है डिफरेंसेस। और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नोट, आपने यदि पूछा तो कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाता है, आपने यदि पूछ लिया तो कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है, ई बुक प्रैक्टिस जो भी करते हैं, तो जो भी ट्रांजेक्शन आपने किए हो आपके ईमेल पे कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाता है। लेकिन बी बुक वालों का कॉन्ट्रैक्ट नोट्स नहीं आता है। देखो, इनमें से थोड़े जो है मैनिपुलेटेड बी बुक प्रैक्टिस भी करते हैं, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट भी देते हैं। ओके, लेकिन आपको समझ के लेना होगा, बाकी के जो भी क्राइटेरियाज है वो फुलफिल नहीं होंगे।
तो इसी वजह से आपको बहुत सारे डिफरेंसेस को देखने पड़ेंगे। लोग अक्सर फंस क्यों जाते हैं, क्योंकि बी बुक वाले ऐसे भी साबित करके दिखाएंगे कि वो ए बुक वाले ए बुक जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो कहाँ पे पकड़ जाएंगे, जहां पे डिपॉजिट के ऊपर कुछ कमीशन रखा हो। डिपॉजिट लाओ, आपको मैं 10% दे दूंगा, वहां पे आपको पकड़ के लेना है। सर, और कुछ आपको सवाल करना है तो पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल जो इंडिया में फॉरेक्स ब्रोकर्स है, उनमें से कौन से आप बोल सकते हो अच्छे है या ए बुक है? सर वैसे देखा जाए तो बहुत सारे ब्रोकिंग हाउस हैं जो, मैं मेरे तजुर्बे से सर, आप भी जानते हैं कि मैं 2013 से मैं कर रहा हूँ, जबकि मेरा शुरुआत हुआ था वो एफएक्ससीएम से शुरुआत हुआ था। तब तब एफएक्ससीएम वाले बैंक वायर के माध्यम से वो ट्रेडिंग करवाते थे। तो एफएक्ससीएम एक काफी अच्छा कंपनी है, लेकिन अभी एफएक्ससीएम वाले भारत में सर्विस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको जो ट्रांजैक्शन है वो क्लियर ट्रांजैक्शन चाहिए करके एफएक्सचेम वाले यहाँ पे भारत में ट्रांजैक्शन कर नहीं रहे हैं। तो अभी अगर अच्छा कंपनी पूछा जाए तो फिर एक्सनस एक अच्छा कंपनी है, और स्टार ट्रेडर एक अच्छा कंपनी है। तो अभी आप पूछेंगे कि एक्सनेस अच्छा है या स्टार ट्रेडर अच्छी है। देखो, दोनों कंपनी अपने आप में अच्छी है, आईसी मार्केट्स भी अच्छा है, एक्सएम मार्केट भी अच्छी है, ओके। वैसे बहुत सारे मार्केट है, लेकिन उनकी सर्विस जो है वो भी देखना जरूरी है ना। अगर एक्सनेस से आपने ताल्लुक रखा हो, या आईसी मार्केट से, या एक्सएम से आपने ताल्लुक, या एफएक्सटीएम से आपने ताल्लुक रखा हो, वहां पे सर्विस थोड़ा ढीला है। ढीला का मतलब ये नहीं कि ढीला है, सर्विस तो तुरंत मिल जाता है, चैट बॉक्स पे भी मिल जाता है, ईमेल पे भी मिल जाता है, लेकिन एक इंसान जो अकाउंट्स मैनेजर होता है या होती है, वो आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे बार बार। हर बार अलग अलग अकाउंट्स मैनेजर हो सकता है, हर बार अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, अलग अलग डीलर्स हो सकते हैं आपके साथ जो डीलिंग करता है। लेकिन स्टार ट्रेडर एक ऐसा एक ए बुक कंपनी है जहां पे आपका खुद का एक अकाउंट्स मैनेजर जो रहता है, वो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा रहता है, जो कि आपका कोई भी ग्रीवेंसेस हो, कोई भी इश्यूज हो, वो सॉल्व करने तक आपसे लड़ते रहेगा, क्योंकि वो वन टू वन बातें करेंगे। यदि पता चला कि आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई विड्रॉवल के चलते, कोई डिपॉजिट के चलते, कोई ट्रांजैक्शंस के चलते, कोई कमीशंस के चलते, तो तुरंत आप आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला जो अकाउंट्स मैनेजर या सेल्स टीम मैनेजर जो रहता है, उनको आप संपर्क करेंगे, तो तुरंत जब तक आपका जवाब नहीं मिलता, जब तक आपका सोल्यूशन नहीं होता है, तब तक वो लोग मदद करेंगे। और वहां पे एक्सनेस में, या जो भी अन्य कंपनी ने मैंने जिक्र किया था, वहां पे भी मैंने काम किया है, लेकिन वहां पे यदि मैंने आज राम से चैटिंग किया हो तो कल सीता से चैटिंग करना पड़ता है, मतलब यानी कि अलग अलग इंसानों से मुझे चैटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, मुझे फिर से पूरी कहानी बोलना पड़ता है, तो फिर से A to Z मुझे क्रेडेंशियल्स उनको दिखाना पड़ता है। और मैं बोलता हूँ ईमेल में भेजा है, या तो वहां पे टोकन नंबर या रेफरेंस नंबर देने पड़ते हैं। फिर बाद में वो रेफरेंस देने के बाद ओके, वो तो अकाउंट्स मैनेजर कहाँ गया पूछना पड़ता है। फिर बाद में फिर से कहानी आपको बताना पड़ता है, कहीं ना कहीं आधा कहानी तो फिर से बताना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो स्टार ट्रेडर में मैंने एक चीज देखा, एक बहुत बेहतरीन चीज मैं ये बोलूं, बहुत सारी जो ए बुक ब्रोकर हैं, वो बोलते हैं इतना सारा ट्रांजैक्शन होती है, इतने सारे टर्नओवर होती है, इतने सारे कंट्रीज में हमारे एग्जिस्टेंस है। वैसे नहीं है। हमारे जो स्टार ट्रेडर बोलते हैं कि 20 कंट्रीज में हमारा एग्जिस्टेंस है, और वाकई 20 कंट्रीज में है, और प्योरली लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स उनके पास क्लियरली मेंशन्ड है। सबसे बड़ी बात क्या है, ओके, ये सब कुछ होने के बावजूद उनका रेगुलेशंस, ओके, कोई भी ए बुक कंपनी के पास रेगुलेशंस तो रहता है, एक तो एक रहता है या दो रहता है, एक्सनस के पास भी दो ही है, लेकिन हमारे पास ईएसआईसी है जो कि ऑस्ट्रेलिया का रेगुलेशंस के भीतर आता है। दूसरा एफसीए है जो कि यूके यूके गवर्नमेंट का है, ठीक है। तीसरा एफएसए है, वो भी यूके गवर्नमेंट का है। चौथा सेशल्स का है, जो कि अफ्रीकन कंट्री के एक आइलैंड है, वहां के जो एक स्पेशल रेगुलेशंस है, जो कि बहुत सारी जो अफ्रीकन लोगों के लिए वो अच्छा अच्छा है। तो वो भी रेगुलेशंस के भीतर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो भी रेगुलेशन हमारे पास है। फिर बाद में अभी साइप्रस का रेगुलेशन के पीछे अभी पड़े हैं।
फिर दुबई का रेगुलेशंस उनके पास है। तो इतने सारे रेगुलेशंस हैं हमारे। सबसे बड़ी बात क्या है, इनका सबसे बड़ा ऑफिस जो है दुबई में स्थापित है, और ये जो रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस जो बोलते हैं वो हांगकांग में है। और आप चाहें ये सारे के सारे ऑफिस के एड्रेस भी मिल सकते हैं, सारे के सारे ऑफिस में आप विजिट भी कर सकते हैं यदि आप उस शहर में या उस देश में आप पहुंचे तो। ओके। और ये कंप्लीटली ना एकदम ट्रांसपेरेंट कंपनी, और स्टार ट्रेडर जैसा कंपनी मैंने आज तक कहीं देखा भी नहीं है और सुना भी नहीं, जहाँ पे कंपनी भी अच्छी है और सर्विस भी अच्छी है। यहाँ पे एक ही दिक्कत होती है, जब लॉग इन करते हैं कोई, लॉग इन कराने की कोशिश करते हैं तो रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसीजर है, क्लाइंटों को जब लॉग इन करना रहता है या रजिस्ट्रेशन करवानी रहता है, हो सकता है आधा घंटा लगे या 45 मिनट लगे, क्योंकि ये जेन्युइन कंपनी है इसीलिए ज्यादा मिनट लगता है, ज्यादा टाइम लगता है। वो लोग वेरिफिकेशन होने के बाद ही उनको परमिशन देते हैं डिपॉजिट करवाने की। बाकियों को मैंने देखा है कि वेरिफिकेशन तो दूर की बात है, कोई डॉक्यूमेंट्स भी लगता नहीं है लॉग इन करने के लिए, सीधा नाम डाल दिया, ईमेल डाल दिया, सीधा उनके जो ईमेल पे एक आईडी और पासवर्ड आ जाता है, लॉग इन किया और डिपॉजिट किया, बस हो गया काम। और डिपॉजिट का प्रोसीजर कैसा है, वो किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, वो एक थर्ड ही पार्टी रहते हैं, और आज का थर्ड पार्टी कल नहीं रहता है। यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स हैं। यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, थर्ड पार्टी से डिपॉजिट कर सकते हैं, बैंक के माध्यम से डिपॉजिट कर सकते हैं, पैनल के माध्यम से डिपॉजिट कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि विदेश में वो बैंक वायर के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ पे भारत में तो बैंक वायर के ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं है, इसीलिए हम लोग करते नहीं। बाकी कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं सर। सर डिपॉजिट विड्रॉल किस मेथड से होता है, और डिपॉजिट विड्रॉल को कभी आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास इस ये जो स्टार ट्रेडर कंपनी के पास बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर्स के जो थर्ड पार्टियां हैं हमारे पास, जो हम लोगों ने अपॉइंट करके रखे हैं, तो कभी भी डिपॉजिट विड्रॉल के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी भी डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए दिक्कत नहीं होगी। और वैसे देखा जाए तो एज पर फेमा और आरबीआई, फॉरेक्स ट्रेडिंग ये इलीगल है हमारे इंडियन रेजिडेंट लोगों के लिए। तो वहां पे वो एक प्रॉब्लम हो सकता है, इशू हो सकता है कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर कुछ दिक्कत आ जाए तो हो सकती है, लेकिन उन लोगों के वजह से सेटलमेंट की कोई प्रॉब्लम हो जाए ये नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। सेटलमेंट तो होगी होगी, आप इंडियन रेजिडेंट हो या आप एनआरआई हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, आपका सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन इंडिविजुअली अगर कुछ दिक्कत हो रही है, जैसे कि उन्होंने टैक्स नहीं भरा हो, या इंडिविजुअली उनका जो ट्रांजैक्शन जो है वो दूसरे फॉरेक्स ब्रोकिंग हाउस से ट्रांजैक्शन किया हुआ और वो पकड़ा गया, उनके खुद के ट्रांजैक्शन की वजह से अगर कोई दिक्कत होती है, तो उनका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, उनका जो पर्सनल सेविंग्स अकाउंट हो या उनका जो करंट अकाउंट हो वो फ्रीज हो सकता है। लेकिन कंपनी की तरफ से ये कोशिश रहेगी कि उनका सेटलमेंट हो जाए करके, और ज्यादातर मैं बोलूँ कि सेटलमेंट जो है, आज उन्होंने विड्रॉ किया है तो कल तक सेटलमेंट हो जाता है। मैक्सिमम जो टाइम लेता है वो 72 घंटे का है, 3 दिन का मैक्सिमम समय लेता है। यानी कि कोई 1 करोड़ 2 करोड़ का ट्रांजेक्शन किया हो विड्रॉवल के लिए, तो हो सकता है 3 दिन लग जाए। ओके। हो सकता है एक हफ्ता भी लग जाए, क्योंकि रकम बड़ा है तो बैंक अलग अलग चुनना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर्स को अलग अलग चुनना पड़ेगा। बाकी नॉर्मल ये जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख के लिए, आज आपने विड्रॉ किया सुबह तो शाम तक मिल जाएगा या फिर कल तक मिल जाएंगे, या जैसे मैंने कहा था 3 दिन तक का या 72 घंटे का मैक्सिमम टाइम लेता है डिपॉजिट के लिए। वैसा ये आईएमपीएस अगर रहता है तो 2 से 4 घंटे लेता है डिपॉजिट करने के लिए, डॉलर्स में बदलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली डॉलर्स में बदल देता है। और डिपॉजिट का एक रास्ता हो गया आईएमपीएस, दूसरा रास्ता हो गया एनईएफटी या आरटीजीएस। एनईएफटी में किया तो हो सकता है 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे भी लग सकते हैं, और अगर आरटीजीएस किया तो वो 4 से 6 घंटे के अंदर हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोसीजर जो होती है वो एक्चुअली आईएनआर को कन्वर्ट करके डॉलर्स में बदल के वो आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट में डॉलर्स डाला जाता है। तो आईएमपीएस के लिए 2 या 3 घंटा लग सकते हैं या 2 या 4 घंटे लग सकते हैं। एनईएफटी के लिए थोड़ा ज्यादा, क्योंकि वो रियलाइज होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा भी लग सकता है। आरटीजीएस के लिए वो काफी फास्ट है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है,
जहाँ पे पैसे का जो रियलाइजेशन है वो फास्ट हो जाता है, इसी वजह से आपका जो डिपॉजिट प्रोसीजर भी फास्ट हो जाता है। तो लगभग 6 घंटा, मैक्सिमम 6 घंटा लग सकता है। अगर आपका अकाउंट्स मैनेजर अगर तगड़ा हो, ज्यादा रिलेशनशिप पे हो, तो वो ये फास्ट प्रोसीजर आप थोड़ा आप फास्ट कर सकते हैं। सर, आप स्टार ट्रेडर के साथ कितने सालों से जुड़े हो और आपके मतलब स्टार ट्रेडर में कितने क्लाइंट्स हो चुके हैं? सर मैं तो पिछले देखो, मैं पहले बहुत सारे कंपनियों के पास एज अ ट्रेनर काम कर चुका हूँ। तो यहाँ पे भी मैं एज अ ट्रेनर नहीं ये काम कर रहा, यहाँ पे मैं ट्रेनर पहले था, यहाँ पे ट्रेनर, लेकिन अभी मैं एज अ ट्रेनर नहीं काम कर रहा हूँ। मैं बिना ट्रेनर के, पहले कंपनी ऐसा है कि विदाउट बीइंग अ ट्रेनर, ये पहला ऐसा कंपनी है जहाँ पे मैं ट्रेनर नहीं हूँ फिर भी मैं प्रमोट कर रहा हूँ। और मेरा खुद का एक कंपनी है, उस कंपनी में भी इसको मैंने नंबर वन पे हाईलाइट करके करके रखा है, और दूसरा नंबर टू में मैंने हाईलाइट किया ही नहीं। और स्टार ट्रेडर के साथ मेरा ताल्लुक हो गया अभी, पिछले 1.5 साल से मेरा ताल्लुक है स्टार ट्रेडर के साथ। और अभी तक एक भी इश्यू मैंने फेस नहीं किए। हालांकि रजिस्ट्रेशन के तौर पर बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं। रजिस्ट्रेशन के मामले में ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि उनको मैच कराना रहता है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड किए हैं वो क्लियर हैं या ट्रांसपेरेंट है, ये सब कुछ चेक करते हैं, और क्लियर हैं तो भी वो रिजेक्ट होता है। क्योंकि अगर कोई मिसमैच दिखाई दिया नाम में या सरनेम में, तो वो तुरंत रिजेक्ट किया करते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन के अलावा बाकी कोई विड्रॉवल पे, डिपॉजिट पे कोई भी आज तक दिक्कत नहीं आई है। ओके। और मैं समझता हूँ कि ये कंपनी लाइफ टाइम तक चलेगा, ऐसे एक अनुमान है, पता नहीं फिर बाद में हर एक का एक मंजिल रहता है वो कोई भी कंपनी का। वो हम लोग तब तक हम लोग को भी पता चलेगा कि ये कंपनी कहाँ तक चलेगी। ठीक है, तो और कुछ सवाल सर? नहीं, ठीक है सर, अभी तो आपने पूरा एक्सेल शीट में पूरा अच्छे से ब्रीफ कर ही दिया है। जो भी डाउट्स थे वो पूरे तरह क्लियर हो चुके हैं। और हम मैं भी आपके साथ स्टारटेडर में जुड़ना चाहूंगा। मेरे पास एक अच्छी स्ट्रेटजी है जो आपने सिखाई है। उससे अच्छा, आप 1.5 2 साल से अच्छे से रिटर्न्स आ रहा है। तो मैं आपको कल डॉक्यूमेंट्स भेजूंगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या चीज लगेंगे, वो मुझे बताइए। तो मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। देखिए आमतौर पे बाकी के जो ब्रोकिंग हाउस हैं वो नाम और ईमेल आईडी से मतलब रखते हैं, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पूछते हैं। यहाँ पे जो है आइडेंटिटी प्रूफ के मामले में ये लोग बहुत पीछे लगते हैं। तो 4 ऐसे कॉन्क्रीट चीज आपको देने पड़ेगी, तो उसके अलावा अगर कोई देना चाहते हैं तो उसका ऑप्शंस भी मैं दे दूंगा। देखिए आपको आधार कार्ड का फ्रंट और बैक देने पड़ेंगे। दूसरा, आपको पैन कार्ड का फ्रंट पेज देना पड़ेगा, बैक भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बैक साइड पे कोई एड्रेस तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बैक दे दीजिए ताकि मिसमैच ना हो जाए। तीसरा, आपका ईमेल आईडी देना पड़ता है, और चौथा आपका मोबाइल नंबर। ये 4 चीज के बिना काम नहीं होता है। तो अगर किसी के पास यदि आधार कार्ड ना हो, अभी तो सबके पास आधार कार्ड है, तो या फिर किसी के पास पैन कार्ड ना हो, तो उन्होंने जो करना चाहिए, एक पासपोर्ट देनी पड़ेगी या ड्राइविंग लाइसेंस देनी पड़ेगी या वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड देने पड़ेगी। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। बेसिकली सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स: आधार कार्ड फ्रंट और बैक, पैन कार्ड फ्रंट और बैक, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। और एक सबसे बड़ी बात है कि जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन होने के पहले ही आपको एक वेरिफिकेशन कोड आ जाता है। तो वो वेरिफिकेशन कोड शेयर करना रहता है आपके अकाउंट्स मैनेजर के पास या आपके सेल्स मैनेजर के पास, या फिर वो जो रजिस्टर करता है उनको आपको देना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। ओके, तो इतनी इतनी सी बात है, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंफर्मेशन हो जाएगी, और वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जो है आपका डिपॉजिट स्वीकार कर लेता है। और डिपॉजिट का मामले में मैंने तो चर्चा किया ही था, बाकी आपको कुछ इश्यू है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। फिर और कुछ सवाल? नहीं, ठीक है सर। तो अभी और कुछ रहेगा तो अपन वापस एक मीटिंग ले लेंगे, लेकिन अभी तो पूरी तरह डाउट क्लियर भी हो चुका है। देखो इसी पन्ने में जो मैंने अभी डिस्प्ले करके रखा है, उसी पन्ने में थोड़े डिफरेंसेस हैं, वही काफी है हमारे लिए कि कहाँ पे हम लोग काम करना है। तो बाकी के बारे में हम लोग ढूंढने की जरूरत ही नहीं है।
तो स्टार ट्रेडर एक बेहतरीन एक ऑप्शन है आपके लिए। बाकी मैं ज्यादा बोल नहीं सकता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसी वजह से स्टार ट्रेडर अच्छा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ताकि लोगों का भलाई हो, कि लोगों को दिक्कतें ना आ जाएं, कि लोगों को एक स्मूथ ट्रांजैक्शन हो जाए। बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है स्प्रेड के वजह से। स्प्रेड लेने दो सर, स्प्रेड लेने दो, स्वैप चार्जेस यहाँ पे हिडन स्वैप चार्जेस भी हैं। तो इसी वजह से ये बहुत अच्छी कंपनी है। हिडन स्वैप चार्जेस हैं, स्प्रेड ज्यादा है, कभी कभी वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो स्प्रेड भी ज्यादा है। तो इसी वजह से वो लोग कमा रहे हैं ना। कमाने दो, लेकिन आपका पैसा डूबने के चक्कर में नहीं रहेगा। ओके। सर आपको मैंने चैट बॉक्स में एक लिंक भेजी है, वही है ना वो वेबसाइट, एक बार देखिए। एक मिनट में देख रहा हूँ चैट बॉक्स पे। ओके ओके, वही वही एंडिंग, वही एंडिंग। ओके सर। ओके थैंक सर। थैंक यू, थैंक यू। सेम लिंक है सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।